बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर और हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स का चैप्टर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टॉर्क। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हम ऑलरेडी स्कूल की फिजिक्स में इस चीज़ को डिस्कस करके आए हैं कि जब भी आपकी किसी बॉडी में टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो टर्निंग अफेक्ट के प्रोड्यूस होने की वजह से उस बॉडी में रोटेशन पैदा होती है। और स्कूल फिजिक्स में इसकी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी वो एक स्पैनर की एग्जांपल डिस्कस की थी कि जब हम एक स्पैनर में टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो टर्निंग अफेक्ट के प्रोड्यूस करने की वजह से ये जो नट होता है ये टाइट होना शुरू हो जाता है। अब जितना ज़्यादा टर्निंग अफेक्ट होगा उतना ज़्यादा नट आपका जल्दी से टाइट होगा। और ये जो आपके पास टर्निंग अफेक्ट है ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी ज़्यादा इस स्पैनर पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ज़्यादा टर्न पैदा होगा। जब ज़्यादा टर्न पैदा होगा तो ये जो नट है ज़्यादा जल्दी से टाइट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इसका लेंथ इंक्रीज़ करते हो, लेंथ इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि आप उसका मोमेंट आर्म इंक्रीज़ करते हो, तो मोमेंट आर्म के इंक्रीज़ करने से भी आपका टर्निंग अफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और जिसकी वजह से आपका नट भी अच्छी तरह से टाइट हो जाता है। और अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं टर्निंग अफेक्ट की तो ये क्या चीज़ थी? द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मोमेंट और टॉर्क। जो आपके पास टर्निंग अफेक्ट होता है किसी भी फोर्स की वजह से, टर्निंग अफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा? एक किसी फोर्स की वजह से। तो जब भी आपका टर्निंग अफेक्ट किसी फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है इसे हम टॉर्क या मोमेंट कहते हैं। अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन करूं तो इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ and the perpendicular distance from its line of action to the pivot which is the point O around which the body rotate। अब pivot point क्या होता है? pivot point आपके पास वो पॉइंट होता है जिसके अक्रॉस आपकी बॉडी रोटेट कर रही होती है। ये जो pivot point है जिसके अक्रॉस आपकी बॉडी रोटेट कर रही है इसको O से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है उसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, किसके साथ लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? आप इस जगह पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से लेके जिस पॉइंट के क्रॉस आपकी बॉडी रोटेट करती है इस पूरी लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं कि आपकी फोर्स यहाँ पे अप्लाई करने से रोटेशन इस जगह पे प्रोड्यूस हो रही है और फोर्स आपकी लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर होती है। अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसे हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं। फोर्स से लेके इस पिवट पॉइंट तक के डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क आपके पास इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, कि जब आप फोर्स और लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जो रिजल्टेंट हासिल होगा उसे हम टॉर्क कहते हैं। और हम स्कूल फिजिक्स में इसी चीज़ को डिस्कस करके आए थे। जो आपका टर्निंग अफेक्ट है वो इंक्रीज कब होता है? जब आप फोर्स को इंक्रीज करते हो। फोर्स को इंक्रीज करने से ये जो टर्निंग अफेक्ट है, ये जो टॉर्क है, ये भी ज़्यादा होगा। और अगर आप मूवमेंट आर्म को ज़्यादा करते हो तो तब भी आपके पास टॉर्क ज़्यादा होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये इसी रिलेशन को शो कर रही है कि दोनों में से कोई भी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो टर्निंग अफेक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो टर्निंग अफेक्ट के प्रोड्यूस होने को हम टॉर्क कहते हैं, तो इट्स मीन उसका टॉर्क भी ज़्यादा होगा। When the line of action of the applied force passes throughout the pivot point, the value of moment arm L equal to 0. So in this case torque is 0। कि आपके पास अगर तो फोर्स परपेंडिकुलर होगी तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा,
अगर आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है वो इस लाइन ऑफ एक्शन से पास होके जाएगी, मतलब अब आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, इस लाइन ऑफ एक्शन के अक्रॉस या इस लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलली फोर्स अप्लाई करते हो। तो जब आप इस लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलली फोर्स अप्लाई करते हो और वो जो फोर्स है वो इस पिवट पॉइंट से गुजरती है, तो तब उसका जो मोमेंट आर्म होगा वो ज़ीरो होगा, मतलब अब उसकी लेंथ ज़ीरो होगी। तो लेंथ के ज़ीरो होने की वजह से ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो टॉर्क भी आपके पास ज़ीरो होगा। तो वो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन है अप्लाइड फोर्स की, पास थ्रू द पिवट पॉइंट, जब इस पिवट पॉइंट से पास होगी, द वैल्यू ऑफ द मूवमेंट आर्म एल इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि तब उसकी मूवमेंट आर्म की जो लेंथ है वो ज़ीरो हो चुकी होगी। तो जब वो चीज़ ज़ीरो होगी मूवमेंट आर्म की लेंथ, तो तब आपके पास जो टॉर्क होगा वो ज़ीरो होगा। जैसा कि हमने टॉर्क की बात की थी, टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो जिस पे हमने फोर्स और मोमेंट आर्म को डिस्कस किया, तो फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंट आर्म मतलब लेंथ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे कि फोर्स और मूवमेंट आर्म के किस कंपोनेंट की वजह से आपकी बॉडी रोटेट कर रही होती है। व्हेन वी कंसीडर द टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, कि हम कंसीडर करते हैं जो आपकी एक रिजिड बॉडी है उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एक फोर्स के एक्शन करने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। आपके पास एक रिजिड बॉडी, उस पे आप फोर्स एफ अप्लाई करते हो, तो फोर्स एफ अप्लाई करने से वो बॉडी रोटेट करना शुरू हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे आपको एक रिजिड बॉडी दिखाई गई है। लेट दैट द फोर्स एफ एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट पी हुज पोजीशन वेक्टर रिलेट टू पिवट ओ इज आर। आपके पास एक रिजिड बॉडी है और उस पे आप फोर्स एफ एक्ट कर रही है एट पॉइंट पी, कि अब इस रिजिड बॉडी पे हमने एक पॉइंट पी लिया और इस जगह पे मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। जब मैंने इस जगह पे फोर्स अप्लाई की, तो अज्यूम करते हैं कि जो बॉडी की रोटेशन होगी वो रोटेशन आपकी पॉइंट ओ के अक्रॉस होगी। हुज पोजीशन वेक्टर रिलेट टू पिवट ओ इज आर, कि ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है, जिसे हमने मूवमेंट आर्म भी कहा हुआ था, कि आप एक साइड पे फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने से बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, तो इस पॉइंट के गिर्द आपकी बॉडी रोटेट करेगी। तो अगर बॉडी आपकी इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही है, तो अब हम देखेंगे कि फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से आपकी ये जो बॉडी है ये रोटेट कर रही होती है। द फोर्स एफ कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हमने क्या करना है कि फोर्स को उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना है, और अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को इंक्रीज करता हूँ, आगे की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये जो आपके पास फोर्स है इस पोजीशन वेक्टर के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल थीटा होता है। और जो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ कोस थीटा अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ आर, कि आपके पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कह रहा है कि एफ साइन थीटा होगा, जो एफ साइन थीटा है वो आर के परपेंडिकुलर है, जबकि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कोस थीटा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपके पास पोजीशन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हमने ये भी चीज़ डिस्कस की हुई है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो वैल्यू आपकी एक लाइन की होती है वही वैल्यू आपकी दूसरी लाइन की भी होती है। The torque due to the F cos theta about pivot O is zero as the line of action pass throughout the point O। अब देखो कि यहाँ पे जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसके लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है। अगर मैं एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे ड्रा करता हूँ और एक ये ड्रा करता हूँ, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो ये इसका अगर फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इस पिवट पॉइंट से पास हो रहा है। जब इस पिवट पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जब आपकी फोर्स इस पिवट पॉइंट से पास होती है तो तब टॉर्क ज़ीरो होता है।
अब इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F cos थीटा वो इस पीरियड पॉइंट से पास हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से इस बॉडी में किसी किस्म की कोई भी रोटेशन पैदा नहीं होगी। तो अब आपके पास जो बचेगी वो सिर्फ इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रोटेट करना शुरू करती है। Therefore, the magnitude of the torque due to F is equal to the torque due to F sin theta only about O। कि अब आपके पास ये जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी वजह से आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड F sin थीटा है वो इस बॉडी को रोटेट करवाएगा। तो जब वो इस बॉडी को रोटेट करवाएगा तो इसकी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, टॉर्क इक्वल टू F sin थीटा। अब F की जगह पे F sin थीटा हमने पुट कर दिया है। तो अगर मैं इसको मज़ीद रीअरेंज करूं तो इसको इस तरह से रीअरेंज करूंगा, टॉर्क इक्वल है आर एफ साइन थीटा के। तो यही चीज़ हमने डिस्कस की थी कि आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, और जब उसका क्रॉस ख़त्म करते हो तो आपके पास साइन थीटा लगता है। ये रीज़न है कि आपका साइन थीटा वेक्टर प्रोडक्ट में क्यों यूज़ हो रहा होता है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, क्योंकि फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, इसी तरह से जो आपके पास पोजीशन वेक्टर आर है वो भी तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमने डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया था। और अगर आपके पास वो भी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसके भी तो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक जो पोजीशन वेक्टर है अगर हम उसके कंपोनेंट करते हैं तो उसके कौन से कंपोनेंट की वजह से आपकी बॉडी रोटेट कर रही होती है। अब जैसा कि एक डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि अब हमने फोर्स के कंपोनेंट नहीं, अब हमने इस पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लिए। ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। Alternatively, the moment arm L is equal to the magnitude of component R perpendicular to the line of action of force। कि आपके पास ये जो मूवमेंट आर्म है OP जो डिस्टेंस है, जिसे हमने मूवमेंट आर्म भी कहा है, इसको हमने पोजीशन वेक्टर भी कहा है, इसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले क्या था, फोर्स अप्लाई हो रही थी और OP आपके पास लाइन ऑफ एक्शन थी। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है और ये जो आपके पास मूवमेंट आर्म है ये एज अ पोजीशन वेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो जब मैंने इसको दो कंपोनेंट कर लिए तो वो ये कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू, जो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। टॉर्क इक्वल है आर साइन थीटा एफ। और अगर आपका मूवमेंट आर्म का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर साइन थीटा जो कि फोर्स के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, टॉर्क इक्वल है आर साइन थीटा। क्योंकि अब हम फोर्स का नहीं, अब हम इस मूवमेंट आर्म का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख रहे हैं। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये देखो ज़रा, ये पैरेलल है आपके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के, कि अगर ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है तो इसका और इसका लाइन ऑफ एक्शन दोनों पैरेलल है। तो जब आपके पास फोर्स और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हो या एक ही उसका लाइन ऑफ एक्शन हो तो तब उस केस में भी आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी किस्म का कोई भी पार्ट नहीं लेगा इस बॉडी को रोटेट करवाने में। और अगर मैं इसको अब रीअरेंज करूं तो टॉर्क इक्वल है आर एफ साइन थीटा, कि टॉर्क को अब आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हो और एफ आर साइन थीटा भी लिख सकते हो, और दोनों ही केस में आपके पास आंसर सेम आएगा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, जो थीटा है वो किस किस का एंगल है, वो ये आर और एफ के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी सीन दैट द टॉर्क can be defined by the vector product of position vector r and the force f। अब मैं इस चीज को इस तरह से भी लिख सकता हूं कि टॉर्क आपके पास इक्वल होगा r क्रॉस f। अब मैं इस चीज को इस तरह से भी लिख सकता हूं कि टॉर्क आपके पास इक्वल है r क्रॉस f के, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा के। और जब मैं इस चीज़ को ओपन करता हूं, यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात की है, और अगर मैं टॉर्क
के डायरेक्शन की बात करूं तो वो किस तरह से फाइंड करूंगा, तो टॉर्क आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो टॉर्क इक्वल है आर एफ साइन थीटा, क्योंकि टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो अभी तक हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे थे। जब हम उसकी डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा फोर्स और उसके पोजीशन वेक्टर के। हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि हम इसको राइट हैंड रूल से भी डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर की डायरेक्शन को। अब हम किस तरह से राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि आपने अपना राइट हैंड रूल यूज़ करते हुए जो फिंगर है उसको एंगल की डायरेक्शन में रोटेट करना है। अगर आप अपनी फिंगर को पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ लेके जाओ, फिर सुन लो, पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ लेके जाओ, तो जब आप उसको अपनी फिंगर को पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ लेके जाओगे, जो थंब होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इट्स मीन कि आपके पास ये जो यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बता रहा है वो इस पोजीशन वेक्टर और फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली, कि जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू होती है तो उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसमें टॉर्क पैदा हो रहा है, टॉर्क पैदा होने से मुराद ये है कि बॉडी आपकी रोटेट कर रही है। तो जब आपकी बॉडी रोटेट कर रही होती है तो तब उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूव विद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इस वजह से कि अब वो जो बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है। जब भी आपकी बॉडी सर्कल में मूव कर रही होगी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो वो कहता है कि जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो तब उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। एसआई यूनिट की बात करूं कि एक टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट फॉर द टॉर्क इज न्यूटन मीटर एनएम। इसको हम एन और एम से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है हमने पहले भी बताया ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो यूनिट होगा मीटर होगा। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।